प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसा कि प्रॉमिस था, आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और इस चैप्टर का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेंगे। मतलब आज का वीडियो मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा लंबा होने वाला है, साथ में बने रहना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, बहुत आसान है। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म तो देख ही रहे थे अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। उसमें हमने पहला देख लिया था कि धातुएं ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करती हैं, और वहां अपन ने समझ लिया था कि धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, धातु ऑक्साइड बना देती है। सही बात है। तो फिर हमने कुछ एक एग्जांपल्स में देखा था कि जो धातु ऑक्साइड है कुछ एक जल में जो है रिएक्शन कर लेते हैं और धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो उसके बाद का टॉपिक अपन यहाँ पर ले रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक जानबूझ करके मैंने पहले नहीं लिया है, जो कि किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा, एनोडाइजिंग या एनोडीकरण जिसको बोलते हैं, वो मैं इसके बाद में लेने वाला हूँ। वो जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सेकंड पॉइंट तक हमने देख लिया था, थर्ड पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यार धातु जल के साथ अभिक्रिया। तो थर्ड पॉइंट की अगर हम देखें तो हेडिंग क्या हो जाएगी, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ये मतलब अगर आप पॉइंट बना के लिखना चाहो तो पहले लिख लेना धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, फिर ये परिभाषा लिख लेना। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है समझो, धातु ऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। बहुत सिंपल है। तो इसको ऐसे लिख रखा है, मतलब ऐसे भी समझा सकते हैं, धातु और जल की अभिक्रिया से धातु ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगी। तो बोले अच्छा सर इसका एग्जाम्पल भी बता दो फिर। तो चलो देखो, इसका एक एग्जाम्पल देख लो पहले आप। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक ही बता रहा हूँ, यूं ही समझ लो। सबसे पहले अगर कोई भी धातु की अभिक्रिया आपको करानी हो ना, सोडियम और पोटेशियम को पकड़ लो, ये तो करते ही करते हैं, सोचना ही नहीं, ये तो करेंगे अभिक्रिया। तो जैसे मान लो अगर हम सोडियम की अभिक्रिया देख रहे हैं, तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये कह रहा है धातु ऑक्साइड बनना चाहिए, तो Na2O बनेगा और क्या बननी चाहिए, हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। अब वो बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी अपन लोगों को कि यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ही अगर अभिक्रिया हम लोग देखेंगे किसकी, पोटेशियम की, तो देखो पोटेशियम भी क्या करेगा, पानी से जुड़ेगा और यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, K2O प्लस हाइड्रोजन गैस। अब थोड़ा अगर आप सिंबल्स वगैरह लिखना चाहो तो ये हमारे पास गैस मिल रही है यहाँ पे। ये इसका मैं बताता हूँ अभी क्या मिल रहा है ये ये है हमारा लिक्विड। ये लिक्विड, ये आपने धातु ली थी तो ये आपने सॉलिड लिया था। ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा जहाँ ध्यान देना है ना आपको, वो ये लिक्विड पर है, वो इस पॉइंट पर ध्यान देना है आपको सबसे ज़्यादा। समझना कैसे, आगे कह रहे हैं हम लोग कि ठीक है इतनी तो हो गई अभिक्रिया, लेकिन यहाँ रुकी नहीं है अभिक्रिया। फिर कह रहे हैं जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। तो ये धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, और इनमें से सारे नहीं, लेकिन कुछ एक जल में घुलनशील होते हैं। तो वो क्या करते हैं देखो, वो घुलनशील जो है, यहां लिख रखा है अपन ने, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सारी धातुएं ऐसा नहीं करते। लास्ट लाइन में अपन ने मेंशन कर दिया, हर एक में नहीं होगा ऐसा। तो बोले सर लिख के बता दो ना फिर क्या मतलब है इसका। तो समझो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया ना। तो ये धातु ऑक्साइड फिर जल से अभिक्रिया कर लेगा। क्या करेगा, ये धातु ऑक्साइड फिर जल से अभिक्रिया करेगा। Na2O की फिर से अभिक्रिया होगी पानी से, और आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पे, धातु हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस जो है आपको बस धातु हाइड्रोक्साइड, सॉरी प्लस तो फिर काय का, बस इतना सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ये 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इस पे 2 लगा दोगे आप यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी 2 हैं तो वो बराबर हो जाएगा सारा का सारा NaOH। और NaOH अपन सबको पता है कि जल में घुलनशील ही होता है, क्षार होता है, घोला था पानी में अपन ने सॉल्ट को, ध्यान होगा आपको। सेम चीज यहाँ पे होगी। ये जो K2O है ये क्या करेगा, ये जो है फिर से अभिक्रिया करेगा किससे, जल से, और क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और बैलेंस करोगे तो ये 2 लगा दोगे बस यहाँ पे आगे, बस खत्म। तो आप नोटिस करोगे कि ये वही अभिक्रिया है जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी।
पिछले वाले जो लेक्चर में अपन ने देखी थी, लास्ट यहीं पर खत्म किया था। अब समझना, ये चीज आपको किताब में ना ऐसे नहीं लिख करके देगा इतनी बड़ी, वो तो सीधा ही लिखेगा। उसने इन दोनों चीजों को कंबाइन कर रखा है किताब में, जो राइटर है उसने ये समझ करके कि हम लोग बहुत होशियार हैं, हमें सब कुछ ही आता है और हमें एक बार ही समझ में आ जाती है। और ऐसा सच भी है, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार भी हैं, थोड़े से बच्चे थोड़े से कम होशियार हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ने लिखा कि धातु सोडियम है, अच्छा ठीक है, सॉलिड लिया है इसको अपन ने, बिल्कुल सही बात है। धातु की अभिक्रिया करा रहे अपन पानी से, H2O है अपना, लिक्विड लिया है यहाँ पर अपन ने। तो अपन सीधा ऑक्साइड नहीं क्या लिख रहे हैं सीधा किताब में, धातु हाइड्रोक्साइड। तो धातु हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि कैसा है, जल में घुलनशील। अब देखो यहाँ झोल है थोड़ा, झोल क्या है कि यार ये भी तो बना होगा ना, हाइड्रोजन गैस भी तो बनी होगी, बात सही है। तो मतलब ये पूरे प्रोसेस में जब आप आए तो हाइड्रोजन गैस तो निकली है ना उत्पाद बन करके, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया हाइड्रोजन गैस भी निकली है यहाँ पर। और सिर्फ यही नहीं, ये जो अभिक्रियाएं हो रही है ना, इनमें ऊर्जा भी निकलती है, तो वो भी अपन लिख देंगे यहाँ पर कि भैया ऊर्जा जो है हमारे पास में यहाँ पे ऊष्मा के रूप में निकल रही है। मतलब ये अभिक्रियाएं भी कैसी हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। सेम चीज आप किसके साथ लिखोगे कि भैया पोटेशियम सॉलिड लिया अपन ने, पानी के साथ अभिक्रिया कराई, इसकी अपन ने लिक्विड है, और क्या देखने को मिला अपने को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, कैसा, वो भी एक्वस। और साथ ही साथ में अपने को दो चीजें और मिलेंगी, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा। तो मैं ऊ लिख दूं क्या, आप समझ जाओगे, मुझे पता है ये बात बहुत अच्छे से। एक छोटी सी चीज और मेरे को आपको यहाँ बतानी है कि अभिक्रिया जो है समीकरण अपन बैलेंस कर लेते, नहीं तो आप बोलते हो कि सर बैलेंस नहीं करते हो। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 हो गए, मतलब 3 हो गए उधर। तो अगर मैं मान लो यहाँ 2 कर दूं तो हाइड्रोजन उधर 4 हो जाएंगे ना, तो यहाँ 2 किया जा सकता है। मतलब 3 को तो कैसे बैलेंस करते हैं आप, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। सोडियम कितने हैं, वहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 कर दो। सेम यहाँ पर भी होगा इसमें, तो हाइड्रोजन को तो पहले बैलेंस करो आप, वहाँ हाइड्रोजन 3 है तो पहले 4 कर लो, उधर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 हैं, पोटेशियम 2 हैं, तो वहाँ भी 2 कर दो। और हाइड्रोजन देखा जाए तो हमारे पास में 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 4 है, तो बराबर कर ही दिया था शुरू में अपन ने। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, आपने सीखा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो अगर मान लो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो चेक कैसे करोगे, तो उस गैस को इकट्ठा कर लो टेस्ट ट्यूब में और माचिस की तिल्ली के सामने या आग के सामने ले जाओ, तो पप करके आवाज आएगी। अब उसके बाद हम अगले पे चल रहे हैं कि भैया पोटेशियम और सोडियम तो हमने देखा कि बहुत अभिक्रियाशील है। इसके बाद हम अगले मेटल की बात कर रहे हैं, अगला मेटल है हमारे पास में कैल्शियम। जैसे वहां ले रहे थे ना सीक्वेंस में, भाई अपन जमा रहे हैं, भाई अगला कैल्शियम है, ये अपने को कैसे पता, किताब में लिखा है। लेकिन वैसे अगर सच में देखना हो कि यार अगला कौन सा है, तो इन्होंने अलग अलग धातुओं से अभिक्रिया करके देखी, तो जिसने जल्दी 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 अभिक्रिया की उसको पहले 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 रखा है। तो सबसे तीव्र अभिक्रिया करने वाले ये दोनों हैं, ठीक है। और ये सीधा एग्जाम्पल, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखा है, इस चीज को और इस चीज को, ठीक है अपन ने यहाँ पे। तो अपन बात कर लेते हैं कैल्शियम की। तो पहले तो आप ये सुनो कि कैल्शियम होता कैसा है। तो कैल्शियम एक धातु है, और है तो चमकीली थोड़ी, लेकिन जैसे मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया था, डल हो जाता है ना कलर, तो वैसे ही कैल्शियम तो काली सी पड़ जाती है एकदम। इसको जब हवा में रखते हैं तो अपन बाहर काला ऊपर परत चढ़ जाती, काटोगे तो थोड़ा आपको चमकीला दिखेगा, लेकिन फिर वो थोड़े टाइम में गड़बड़ हो जाएगा। है नहीं मेरे पास यहाँ पे अभी, नहीं तो मैं आपको दिखाई देता कैल्शियम, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो कैल्शियम की जो अभिक्रिया है ना, किताब में हमारे लिखा हुआ है कि थोड़ी धीमी गति से होती है। इतनी धीमी गति से नहीं होती कि आप बैठ जाओगे कि ओले कैल्शियम, आप आराम से करो अभिक्रिया, ऐसा नहीं होगा। अभिक्रिया अच्छी खासी जल्दी हो जाएगी, फट से हो जाएगी अभिक्रिया, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन यहाँ पर ना कैल्शियम के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, मतलब डालते ही क्या होगा कि ये जो हमारे पहले ग्रुप के जो मेटल्स है ना, धातुएं जो हैं, ये इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, द्रव्यमान घनत्व अच्छा खासा होता है, अपन ने भौतिक गुणधर्म में पढ़ा है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि पानी के अंदर डूब जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कैल्शियम के साथ में मस्त चीज होती है, डूबती है लेकिन फटाफट से क्या हाइड्रोजन गैस बनती है बहुत सारी।
तो वो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो कैल्शियम के चारों तरफ आके चिपक जाती है और कैल्शियम हवा में तैरने लग जाता है। आई बात समझ में? मतलब कहने को तो पानी में डूब जाती है ये धातुएं, लेकिन कैल्शियम तैरने लग जाती है। क्यों तैरने लग जाती है? समझ में आई बात? क्योंकि हाइड्रोजन के बुलबुले उसको लाके तैरने पर मजबूर कर देते हैं। तो देखो क्या अभिक्रिया होगी यहाँ पे। कैल्शियम लिया आपने, पानी लिया आपने, H2O, लिक्विड लिया आपने, बिल्कुल लिया। फिर क्या क्या मिला अपने को? देखो एक मिलेगा अपने को, सीधा ही लिख रहे हैं अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? एक्वस है स्वभाव में। हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको और ऊर्जा मिलेगी। ये बात क्लियर हुई आपको? तो फिर वही हुआ होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा, फिर उसने पानी से और अभिक्रिया की होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना होगा, और हाइड्रोजन तो उसी वक्त बन गई थी तो बाहर आ गई और ऊर्जा जो है वहां से निकल ही रही है। तो ये यहां तक अपने को समझना है। फिर उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक हमें कहती है कि अगला जो हमारे पास धातु है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ भी थोड़ा झोल है, यहां आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, समझो। ये जो पानी लिया ना अपन ने तीनों केसेस में, ये पानी, एक मिनट, आप बोलोगे सर इक्वेशन पुरानी वाली बैलेंस की है कि नहीं, कि मैं देख लूं भैया है कि नहीं बैलेंस। तो ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग ना आंदोलन कर दोगे, सर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑक्सीजन को 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 हो गई। कैल्शियम को 2 करना पड़ेगा, एक मिनट, कैल्शियम को 2 करने की जरूरत है क्या? देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। कैल्शियम को 2 करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा था, लेट्स कंटिन्यू विद दैट, कि भैया ये जो पानी लिया था ना, ये हमने यहाँ पे कैसा लिया था? ठंडा। कैसा लिया था? ठंडा। तो मैग्नीशियम के साथ क्या बात है कि मैग्नीशियम जो है ना वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता। तो मैग्नीशियम आप लोगे तो मैग्नीशियम सॉलिड है अपना, मैग्नीशियम रिबन अपन ने जला के देखा था, चमकता है, अभी मैं दिखाऊंगा मैग्नीशियम का आपको। तो इसके लिए जो आप पानी लोगे है तो वो H2O ही है ना, H2O लिक्विड, लेकिन यहां थोड़ी ऊर्जा आपको देनी पड़ सकती है। आ रही बात समझ में आपको यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे इसको गर्म करना पड़ जाएगा, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो चाहे तो हम तीर पर लिख सकते हैं कि यार ताप दिया, उष्मा दिया, या पानी गर्म लिया, ऐसे लिखो कि पानी गर्म। लेकिन पानी गर्म लिखेंगे कैसे? हमने तो सीखा ही नहीं ना रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में ही लिखना। चलो मैग्नीशियम, और ये और सीधा क्या बनेगा यहाँ पर भी बिल्कुल खुशी वाली बात है, आपको पता ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, और ये कैसा है आपका? हर बार की तरह एक्वस है, और साथ साथ में आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर भी आप नोटिस करोगे सेम चीज होगी, जो कैल्शियम के साथ हुई थी ना वही चीज मैग्नीशियम के साथ भी होती है। क्या होती है कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मैग्नीशियम पहले तो जाके डूब जाएगा पानी में, फिर जैसे ही अभिक्रिया पहले तो बहुत धीरे 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 होगी, मतलब धीरे तो क्या, जैसे पानी गर्म अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो तेज होगी धीरे धीरे अभिक्रिया, ठंडे पानी में तो होगी ही नहीं। तो वहां होगी 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 अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? मैग्नीशियम धातु के उस टुकड़े को ऊपर तैरा करके ले आएगी, तो वो भी धातु का जो टुकड़ा है वो तैरने लग जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये रहा अपना मैग्नीशियम रिबन। अब मैं इसका एक टुकड़ा ले रहा हूं यहाँ पे, और इस टुकड़े को मैं क्या कर रहा हूँ अपना, मैंने ये तैयार कर रखा है यहाँ पर, क्या पानी लिया है इसमें अपन ने, ठीक है, और मैंने वैसे तो आसूद जल ही लिया है इसमें, वो बैटरी वाला पानी, इसको डाल रहे हैं अपन अंदर। तो ये अभी इसको देखो, थोड़ा सा मैंने हिलाया तो ये डूब गया नीचे। अब ये पानी ठंडा है तो यहाँ तो कोई अभिक्रिया होगी नहीं ऐसे, तो इसको अपन थोड़ा गर्म करके देखते हैं अपन। थोड़ी देर पकड़ना पड़ेगा क्योंकि लाइटर है, फ्लेम बहुत छोटी सी है, बहुत धीरे धीरे ही गर्म होगा। यहाँ पे बहुत हल्के हल्के से बुलबुले उठना शुरू हो गए हैं।
तो यार देखो, लाइटर ख़राब हो गया तो मेरे को यहाँ पे इस गैस का के सहारा लेना पड़ रहा है। फिर देख रहे हो आप, बुलबुले इसमें उठ रहे हैं। मैं पास में से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, दिखा? ये जो मैग्नीशियम का टुकड़ा है वो हवा में तैरने लग गया है, देख पा रहे हो? और ये सारी जो गैस बन रही है ये हाइड्रोजन गैस है। ये देखो, मैग्नीशियम का टुकड़ा अभी भी हवा में ही तैर रहा है। ये देखो, ये मैग्नीशियम का टुकड़ा हवा में, जबकि वैसे ये डूब चुका था। तो अब देखो, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर अपने को एक बात ये भी समझ में आएगी, क्योंकि कैल्शियम जो है ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेता है तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम नहीं करता तो वो उससे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए उसको उसके नीचे लिख दिया अपन ने। फिर इसके बाद हमारे पास कौन से जो धातुएं हैं जिनकी हमें बात करनी है, वो है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये जो धातुएं हैं ये फिर थोड़ी और नखरे वाली धातु है। नखरे वाली क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, गर्म से भी नहीं करती। ये जो है पानी की भाप अगर आप इनके सामने ले जाओ तो उसी से अभिक्रिया करती हैं केवल और केवल, बस। तो वो रिएक्शन अपन सीधा ही लिख करके देख लेते हैं यहां पर। तो इनको कुल मिला के बस अपन ये कंक्लूड कर रहे हैं कि क्योंकि भैया ये भाप से ही अभिक्रिया करती हैं तो इसलिए ये उनसे, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से कम अभिक्रियाशील है। देखो क्या लिखना है अपने को, जैसे दो अभिक्रिया अपन देख रहे हैं, पहले एल्यूमिनियम की देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम सॉलिड लिया आपने धातु, इसको किससे अभिक्रिया करा रहे हो आप? जल से अभिक्रिया करा रहे हो। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां ब्रैकेट में गैस लिखना पड़ेगा। देखो कितना छोटा सा फर्क है। तो आप सबको पता है ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और साथ ही साथ में आपको जो है हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो अब यहां समझने की कोशिश करना, ये केवल ऑक्साइड तक ही जाती है अभिक्रिया, ये फिर हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते आगे जाकर के। ये एक और चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। और दूसरा, अगर इसी के साथ में देखें अपन आयरन की अभिक्रिया देखें, ये दोनों किताब में दे रखी हैं तो मैं दोनों बता रहा हूं आपको। आयरन की अभिक्रिया भी होगी H2O गैस के साथ में। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज है, ये फॉर्मूला याद रखना है वाला, Fe3O4। वैसे Fe2O3 होता है ना, ये Fe3O4 भी होता है। कैसे होता है वो भी दिमाग मत लगाओ आप, होता है। और साथ ही साथ में आपको जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिल जाएगी। और बस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये भी हमें कैसी मिल रही हैं? सॉलिड मिल रही हैं। तो इनके आगे भी आप सॉलिड लिख सकते हो हमारी किताब के अकॉर्डिंग। समझ में आई आपको ये बात? बस यहाँ गैस है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और अब हमें चलना है किसकी तरफ? बाकी धातुओं की तरफ। लेड हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मतलब चांदी वाला, सोना ये वाला। तो ये जो चारों धातुएं हैं ना, ये तो भैया पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। देखो किताब में क्या लिख के दे रखा है अपने को, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सीधा आपसे पूछ लेगा कि भैया ठंडे जल से कौन सी धातु है जो अभिक्रिया करेगी, बताओ, और उसकी रासायनिक समीकरण लिख करके बताओ। पूछ लेगा भैया गर्म जल से कौन सी करेगी, या पूछ लेगा कि भाप से कौन सी करती है, या कौन सी धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। या जब पूछेगा कि भैया जब कैल्शियम की अभिक्रिया हम लोग पानी से कराते हैं तो कैल्शियम धातु पानी पे तैरने लग जाती है, क्यों? आ रही बात समझ में? तो कौन सी धातुएं जो हैं जल में घुल करके जो है हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भैया सोडियम है, आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है। ऐसे क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा। तो मैं हट रहा हूं, ये लिख लो आप, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो अब अगला पॉइंट है अपने पास में कि धातुओं की अपन देख लेते हैं अम्ल से अभिक्रिया। अब ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा ही आप पढ़ चुके हो। आप बोलोगे सर कब पढ़ा है, हमने तो नहीं पढ़ा। अरे पिछला चैप्टर याद करो। पिछला चैप्टर क्या था, जो सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण था। ये धातु है। तो अम्ल क्षार जब अपन पढ़ रहे थे तो एसिड की, अम्ल की अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी धातु से, मेटल से, वहां पे। तो अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं धातु की अभिक्रिया अम्ल से। बात तो एक ही है ना, फर्क क्या पड़ रहा है। तो इसलिए ये किताब में तो देखो हमें पहले तो क्या किया है इन्होंने ना, एक क्रियाकलाप करने को बोला है। क्रियाकलाप में इन्होंने साफ मना कर दिया पहली ही लाइन में कि ना आप सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी धातुएं ले लो। कौन सी ले लो, जैसे अपने पास में इन्होंने बोला था ना अपने को, एल्यूमिनियम ले लो, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, ऐसे, और बाकी भी चाहिए तो ले लो। और ये लेके, क्योंकि पहली बात इन्होंने क्लियर कर दी कि यार देखो जो सोडियम और पोटेशियम है वो तो हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और यहाँ पे तो क्या है कि ये ठंडे पानी से भी तेज रिएक्शन कर लेती हैं, ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, उछल करके हो सकता है अम्ल वगैरह बाहर आ जाए, आपके हाथ पर आ जाए, हमारे हाथ पर आ जाए। तो इन्होंने मना कर दिया, बोला यार आप बच्चे लोग हैं तो आप मत करो। तो अब इन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो क्या क्या होता है देखो, धातुओं की जब अम्ल से अभिक्रिया होगी ना, तो इन्होंने कहा कि आप नमूने ले लो अलग अलग धातु के, और अगर कोई साफ नहीं है तो रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लो उसको, और फिर उसकी अभिक्रिया कराओ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अपनी अभिक्रिया में इन्होंने ये बोला है अपने को क्रियाकलाप में। तो कह रहा है देखो क्या क्या बनेगा, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस, और ये हम धातु चैप्टर में अपन पहले ही देख चुके हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में अपन ने, और यहाँ पे अपन कुछ एक वहीं से सेकेंड चैप्टर से एग्जाम्पल है। देखो सोडियम का, मैग्नीशियम का, जिंक का और आयरन का 4 एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। सोडियम धातु ली मान लो सॉलिडली, इसकी अभिक्रिया कराई आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तनु से। अब एक बात यहाँ ध्यान देना अपने को, यहाँ इसने बोला है कि सोडियम बली मत लेना, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया ज्यादा अभिक्रियाशील है, ऊष्मा ज्यादा निकल जाएगी, तो आपको तकलीफ नहीं है। अपन लिख के देख रहे हैं, अपन होशियार इंसान है ना, क्योंकि तो यहाँ पे सबको पता है कि संगत लवण कौन सा बनेगा, नमक बनेगा NaCl, और NaCl जो है क्योंकि ये तनु है, एक्वस है, पानी मिला हुआ है, तो ये हमें एक्वस मिलेगा, और यहाँ पर हमें बाकी क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस H2। ये बात क्लियर है। इसने ऊर्जा वगैरह नहीं लिखा है तो हम भी नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, बाकी ऊर्जा बनेगी थोड़ी। और फिर उसके बाद मैग्नीशियम का लिया है एग्जाम्पल, तो मैग्नीशियम सॉलिड की अभिक्रिया फिर से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तनु से करवा के देखें अगर, तो हमें क्या देखने को मिलता है, MgCl2 बनेगा एक्वस, और हाइड्रोजन गैस जो है अलग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ना आप लोग सोच सकते हो कि सर ऐसे तो फिर हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम यहाँ पर H2SO4 ले लें तो MgSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सही बात है, ले सकते हो, लेकिन हमेशा मेरी बात याद रखना, ऐसे जितने चाहो आप एग्जाम्पल बना लो, Al ले लो, H2SO4 ले लो, लेकिन उसकी जो वास्तविक स्थिति है कि कितना ताप पर हो रही है अभिक्रिया, कितने दाब पर हो रही है, वो हमको नहीं पता। तो हर बार हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो सही हो, ये जरूरी नहीं है केमिस्ट्री में। तो किताबों में जो हमें अभिक्रिया लिख करके दे रखी होती हैं वो सच में होती हैं, है ना, बाकी का हम गारंटी नहीं कर सकते। हाँ मैथमेटिकली लॉजिकली वो चीज़ सही हो सकती है। फिर उसके बाद जैसे अपने को आयरन का दे रखा है, जिंक का दे रखा है, ये भी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिंक का देखो, जिंक सॉलिड लिया अपन ने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ही ले लो भली, ठीक है, ये तनु लिया है अपने फिर से डाइल्यूटेड, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपके पास में 2 हो जाएगा। बाकी किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत थी क्या? हाँ थी यार, बिल्कुल थी। ये 2 यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ अगर देखें तो केवल और केवल यहाँ 2 लगाना पड़ेगा बस। सेम यहाँ पर अगर अपन देखें तो आयरन के साथ भी दे रखी है अपने को, लोहे के साथ में वही लेना है आपको सब कुछ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, डाइल्यूटेड लिख देता हूँ इस बार में, अंग्रेजी वाले बच्चे भी थोड़ा समझ सकें। तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी। ये अपन ने लिखा, समीकरण को संतुलित कर देते हैं अपन, यहाँ 2 लगा दो, समीकरण संतुलित आपकी हो जाएगी। अब यहाँ सुनो, आगे अपने को बोला है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि भैया जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, नाइट्रिक अम्ल होता है हमारा HNO3, क्या होता है HNO3,
3, इसको बोलते हैं हम लोग शोरे का तेजाब भी बोलते हैं। जैसे H2SO4 को हिंदी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं या गंधक का तेजाब भी बोलते हैं, इसको हम लोग शोरे का तेजाब बोलते हैं। मैं जब बचपन में था मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का कि शोरे के तेजाब का सूत्र लिखिए, तो मुझे उसका उत्तर नहीं आता था, मैं H2SO4 लिख के आया था। तो आप गलती मत करना। के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जब धातुएं जो हैं HNO3 के साथ में अभिक्रिया करती है ना, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित होती है। ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि HNO3 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक के बारे में मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। ऑक्सीकारक क्या है कि दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है किसी और का, तो उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो अब ये क्या करता है कि जो उत्पन्न हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण हो जाता है या वो ऑक्सीकृत हो जाती है। समझ आई बात? तो पानी जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी हाइड्रोजन में, तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। और खुद जो है ना नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, खुद N2O बना लेगा, NO बना लेगा या NO2 बना लेगा, कुछ बना लेगा इनमें से। तो HNO3 जो है अम्ल, इसके साथ में थोड़ी दिक्कत है। बाकी तो अम्लों के साथ में ये हमें जनरली देखने को मिलती है धातुओं की अभिक्रियाएं। देखो स्पेसिफिकेशंस के साथ में नहीं पढ़ रहे हैं अपन, अभी अपनी जनरल स्टडी चल रही है। आपको केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ही बनना है तो फिर बनो जा करके, है ना, बड़ी क्लासों में फिर आप उसके बारे में वहां पर पढ़ोगे। तो अब देखो किताब में तो इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल लिख नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे कॉपर का, ये नाइट्रिक अम्ल वाला। तो ये इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, क्या है, कॉपर लिया अपन ने सॉलिड, उसमें लिया अपन ने नाइट्रिक अम्ल HNO3, अम्ल लिया है अपन ने डाइल्यूटेड लिया है, इसको डाइल्यूटेड ले लेते हैं अपन। तो देखो क्या देखने को मिलता है अपने को, यहाँ बनता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 मिलेगा अपने को, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर उसके बाद अपने को मिल रहा है यहाँ पर H2 जल, क्योंकि बोला था ना कि वो हाइड्रोजन गैस में तो ऑक्सीजन जोड़ देगा और पानी बना देगा, और NO2 मिल जाएगा अपने को। और साथ ही साथ में इस इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है, तो देखो बैलेंस ऐसे कर रखा है इसको, और यहाँ पर 2 है, चेक कर सकते हैं अपन। हाइड्रोजन वहाँ पर कितने हो रहे हैं, हमारे पास में 4 हो रहे हैं, यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। तो बस एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोल दी थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो वैसे नॉक्स एक टर्म यूज होती है, जेनेरिक टर्म, ये आम भाषा में यूज होती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। NO और यहाँ छोटा x लिखा हुआ होता है। तो ये नॉक्स जो है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए यूज होती है। ये कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, x कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो वो NO हो सकता है, NO2 हो सकता है। तो वैसे ये है, मतलब घूम फिर के छोड़ो, सबको मारो गोली, ये है अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये अपना कॉपर नाइट्रेट बन रहा है यहाँ पे, और अपन देख रहे हैं यार पानी बन रहा है, तो लवण तो बन गया अपना, लेकिन हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बना, पानी बना, और जो खुद नाइट्रिक अम्ल था उसने क्या बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये एक उदाहरण है, चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी बहुत कम है। फिर इसके बाद देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखो कि जो मैग्नीशियम और जो मैग्नीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों की अगर हम बहुत ही अति तनु मतलब सुपर डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड ले लें, बहुत पानी मिला दें उसमें बहुत ज्यादा, तो अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस दे देते हैं अपने को उसके साथ में, मतलब ये दे देते हैं दोनों। कौन कौन, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ऐसा अपनी किताब अपने को बोल रही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो नाइट्रिक अम्ल है वो अति तनु होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए, तो उस केस में ये अपवाद हैं, ये दे देंगे। फिर अपने को बोला है यहाँ पे एक और चीज कि कॉपर जो है ना, तांबा, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मतलब अगर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर को डाल दोगे तो ना तो कोई गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस, कोई बुलबुल आएंगे, ना ही कोई तापमान में परिवर्तन होगा। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि भैया कॉपर जो है वो इस तरह की अभिक्रिया नहीं करता है। किताब में हमें एक्सपेरिमेंट जो करने को बोला था, तो उन्होंने बोला था कि भैया आप ये दोनों तो मत लो, लेकिन फिर जो आप धातुएं ले रहे हो ना, उनमें ये अभिक्रिया करा के देखो और घड़ी लेके बैठ जाओ, और सारी जो टेस्ट ट्यूब है उनमें तनु अम्ल डाल दो, और सब में एक एक धातु का साथ में डाल दो। सब में टाइम नोटिस करो कि किसमें जो अभिक्रिया है जल्दी हो जाती है, किसमें लेट होती है। तो फिर अब कह रहा है कि अब आपने तो देख लिया होगा कि किसमें जल्दी गर्मी आ जाती है, थर्मामीटर भी लगा दिया था, तो कौन जल्दी तापमान किसका बढ़ जाता है।
तो आप बता दो कि किस में सबसे जल्दी होती है। तो किताब कंक्लूजन पे आई है, देखो किस कंक्लूजन पे आई है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। किताब ने हमें यहाँ पर लिख करके दिया है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। सबसे जल्दी करेगा मैग्नीशियम, फिर करेगा एल्यूमिनियम, फिर करेगा जिंक और फिर करेगा आयरन। ये किताब ने हमें लिख के दिया है। ये दर है किसकी, अभिक्रिया करने की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो आप नोटिस कर रहे होगे कि ये एज इट इज अपने को यहां मिल रहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। यहां तक का तो देखो अपन एक तरह से तो अंदाजा लगा ही चुके थे पहले से कि ये सबसे तेज कौन कर रही है, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर ये अभी अपने को यहां क्लियर हो गया कि यार इस सीक्वेंस में अपन इसको जमा सकते हैं। तो अब एक काम करो, इसको लिख लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आज। तो देखो अब अपने को एक और फिफ्थ पॉइंट अपन कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि धातुओं की हम देख रहे हैं अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, मतलब किसी और धातु का, किसी और मेटल का क्या होगा, सॉल्ट होगा, और उस सॉल्ट का भी हम क्या ले रहे हैं, एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो एक मेटल लेना है और दूसरे मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है, विलेन लेना है, दूसरे धातु के लवण का विलेन लेना है और देखना है कि साथ में कैसी अभिक्रिया होती है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये अभिक्रिया आप देख चुके हो पहले, तो इसीलिए किताब में ना उसने लिखी नहीं है। पहले कहाँ देखी थी, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। तो देखो केमिस्ट्री पूरी जो लिंक्ड है, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा 10वीं में तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो धातु ए जो है, इसकी अभिक्रिया मान लो करा रहे हैं धातु बी के लवण विलयन से, तो हमें क्या मिलेगा, ए का लवण विलयन मिल जाएगा, मतलब ये धातु ए धातु बी की जगह आ जाएगा और लवण विलयन मिल जाएगा, और धातु बी जो है वो अलग हो जाएगी। तो आप इसको देख करके ही बता पा रहे होगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ये है अपनी विस्थापन अभिक्रिया, अपन ने पढ़ी थी ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो किताब में हमें इसके दो उदाहरण दे रखे हैं। तो पहला जो उदाहरण है, या जो दोनों मैं बताता हूं क्या है, वो दोनों ही अपन दरअसल एक उनमें से कर चुके हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा चुका हूं। क्या है वो कि समझो, बुक कह रही है हमें क्रियाकलाप में 2 टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, एक में आप क्या लो, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लो, और एक में आप जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लो। और उल्टा करना है, कॉपर सल्फेट वाले में अपन को टुकड़ा डालना है आयरन का, तो आयरन की मान लो कील डाल देते हैं अपन इसमें, ठीक है, आयरन Fe। और इस वाले में हमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें, इस विलेन में, मतलब ये आयरन सल्फेट है, ये एक्वस है, हमें लवण का क्या लेना है, विलेन लेना है ना, धातु लवण का। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी हमारे पास में एक्वस है, और ये वाली चीज जो है सॉलिड ले रहे हैं अपन, कील डाल रहे हैं उसमें। और यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, टुकड़ा मान लो अपन ने ले लिया है किसका, यहाँ पर हम ले लेंगे कॉपर के टुकड़े को, ऐसा कहना चाह रहे हैं अपन। और ये सॉलिड ले लिया अपन ने। तो कह रहा है फिर आप घड़ी लेके नोट करने बैठ जाओ कि किस में अभिक्रिया होती है और किस में नहीं होती है, देखने के लिए। तो वो आंसर हमें यहां से पता है। देखो समझो कि क्या होगा, परिभाषा पकड़ो, अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। अभिक्रियाशील धातु जो ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, तो वो कम अभिक्रियाशील वाले को उसी के घर में से जाकर के बाहर निकाल देगी। तो यहां समझो हम किन की बात कर रहे हैं, आयरन की और कॉपर की। क्या क्या है, आयरन Fe ये रहा और कॉपर ये रहा हमारे पास में। कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन। तो आयरन जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देगा। तो मतलब ये वाली अभिक्रिया होगी और ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है आयरन सल्फेट में से आयरन को बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है ना, तो आयरन उसको बाहर निकाल देगा। अब ये जो अभिक्रिया है ये हम पढ़ चुके थे। देखो 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 क्या वो पेड़ है, तो ये सॉलिड, और क्या लेना है अपने को, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 एक्वस ले रहे हैं मान लो अपन। तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को, FeSO4 फेरस सल्फेट, और यहाँ क्या मिलेगा अपने को, ये तो मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन, और जो कॉपर है वो सॉलिड बन करके अलग हो जाएगा। ये अपन ने उस रिएक्शन में नोटिस किया था जब अपन ने करके देखी थी कि आयरन सल्फेट जो है
सॉरी, जो कॉपर सल्फेट है नीला थूथा कहलाता है, ब्लू कलर होता है इसका। और आयरन की कील अपन ने एकदम चमकती हुई ली थी। इस कील को जैसे ही इसमें डाला था तो जो कॉपर था ना ब्राउन ब्राउन कलर का, उस कील के ऊपर इकट्ठा हो गया था और इसका कलर जो था वो ब्लू से ग्रीनिश, हल्का ग्रीनिश जैसे कलर में बदल गया था। तो ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, एक एग्जाम्पल हो गया मान लो। अब दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहीं देख करके अपने हिसाब से बना सकते हो। अब आप सोचो, क्या जिंक जो है वो कॉपर को हटा सकता है उसके सॉल्यूशन में से? तो हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल हाँ हो सकता है। तो जो जिंक है वो सॉलिड ले ले मान लो अगर अपन, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें फिर से, तो इसको हटा सकता है क्या? हाँ हटा सकता है, क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या बनेगा? ZnSO4। क्या बनेगा? एक्वस। और जो है दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी? कॉपर जो है सॉलिड बन करके हमें अलग मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप और भी रिएक्शन करा सकते हो। क्या एल्यूमिनियम हटा देगा क्या कॉपर को? हाँ हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। Mg हटा देगा क्या? हाँ हटा देगा। क्या एल्यूमिनियम आयरन को हटा देगा क्या? हाँ हटा देगा, आयरन के सॉल्यूशन में से। तो ऐसे 5 7 6 रिएक्शंस आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अपन वीडियो को रोक रहे हैं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या डिसलाइक ज़्यादा कर दोगे कि सर लंबी लंबी बना रहे हो वीडियोस। चलो देखो, पढ़ो, आप अच्छे बच्चे हो, ऐसे थोड़ी थोड़ी लंबी रखेंगे अब अपन वीडियोस। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ लिख लिया करो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे क्योंकि। चलो बाय बाय।